ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। और आज के सेशन के अंदर हम जो है वो IE16 के किट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने IE16 को कॉन्सेप्चुअली भी कंप्लीट कर लिया था, कुछ प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन आज हम यहाँ पर बीपीपी और कैप्लान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, इस सेशन के अंदर हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू बीपीपी एंड कैप्लान क्वेश्चंस। जो कैप्लान की किट के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर हैं और पीपीपी के भी हमारे पास गिवन है। एज वी ऑल नो दैट कि दोनों किट के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, लेकिन जब हम किट को, जो उसकी ओरिजिनल किट है, जब उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हैपजर्ड हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो IE16 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये कैप्लान की किट से ही एक्स्ट्रा कॉपी किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अच्छा, अब 3 के बाद डायरेक्ट 8 पे जंप कर गए, देख रहे हैं आप? यानी कि 3 के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 8 पे आप यहाँ पर जंप कर गए। 3 के बाद डायरेक्ट 8 आ रहा है। सर इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है 4 5 6 7, क्या आप यहाँ पे लिखना भूल गए? मैं लिखना नहीं भूला। बेसिकली वो जो आपके पास क्वेश्चंस हैं 4 5 6 7, वो किसी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसीलिए आपके पास कैप्लान के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो नॉर्मली मिक्स दिए हुए हैं, यानी कि उसके अंदर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड देन फिर किसी और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास पूरा मिक्स एंड मैच है। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होता है वो ये होता है कि उनको सर्च करना पड़ता है कि IE16 के और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। इधर या तो इंडेक्स में सर्च करना पड़ता है या फिर अपने क्वेश्चन के डाटा को रीड करके रिक्वायरमेंट देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया। सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने कंपाइल कर दिए किट को, और उसके अंदर मैंने कैप्लान के अंदर जहां जहां भी IE16 के क्वेश्चन है, लाइक 8 पे था, 8 के बाद 9 10 और फिर आप देखेंगे 11, और फिर 11 के बाद अगर आप देखेंगे डायरेक्टली वी जंप टू 221। तो इट मींस के क्वेश्चंस जहां जहां पर भी IE16 के थे वो एक जगह पे मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिए। तो उसको नॉर्मली कंपाइल किट, और नॉट ओनली दिस वन कि मैंने कैप्लान की किट को कंपाइल किया, एज वेल एज मैंने बीपीपी की किट को भी कंपाइल कर दिया। यानी कि अब बीपीपी की किट आपको अलग से उठाने की या परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के अंदर बीपीपी के किट के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लाइक दिस वन, यहाँ से देखिए। यानी कि यहाँ से बीपीपी के किट के क्वेश्चंस IE16 के ही आपके पास स्टार्ट हो गए। सो दैट इज द कंपाइल्ड किट। तो इसका ये बेनिफिट ये है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट नेवरदिलेस अगर आपके पास किट मौजूद है और आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको जो है वो एफर्ट्स ये करनी पड़ेंगी कि क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको ढूंढने पड़ेंगे एंड देन फिर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्योंकि यहाँ पर IE16 के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज नहीं है। IE16 के साथ IS20 का भी क्वेश्चन आ रहा होगा, 23 का भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, तो मिक्स क्वेश्चंस होंगे। सो आपने थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। खैर, हम स्टार्ट करते हैं विद द किट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को हम रैंडमली यहाँ पे ट्राई करते हैं और देखते हैं जरा कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, जिसके अंदर आपने बताना है कि कौन सी कॉस्ट को हमें कैपिटलाइज करना है और कौन सी कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये चीज हम ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक मतलब अगर हम देखना भी चाहें तो क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रिपरेशन जो है वो हमारे पास कैपिटलाइज होगा। प्रोफेशनल फीस जो है आपके पास, जो प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल सर्विस फीस फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, कैपिटलाइज होगा। कंपनी के स्टाफ को अपने वेजेस पे किए फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो ये भी आपके पास कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर आपने कोई एडमिन कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट किया है सो वो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, मेरा जो कंसर्न है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हमने बात की थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर। तो ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग इसको पहले जरूर ट्राई करें एंड देन फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें इसको करना है। मैं डाटा आपके लिए रीड कर देता हूँ, चीजों को प्रिसाइज कर देता हूँ। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर डाटा इतना ज्यादा दे दिया जाता है या डाटा इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो आप मुश्किल बना देते हैं। सो बेटर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन और द बेटर वे टू ग्रिप और टू ग्रास्प द क्वेश्चन, कि आप उस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन है आप उसको एक जगह पे जॉट डाउन कर दें, प्लॉट कर दें, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान बन जाएगा उसके अंदर। चलिए आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ऑन 1st of July 2014 एक्सपेरिमेंटर ओपन अ केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि एक आपके पास प्लांट यहाँ पर ओपन किया गया है एंड द प्लांट वाज ड्यू टू बी एक्टिव फॉर 5 years। ठीक है, एक बात यहाँ पर जबरदस्त हो गई कि इसने हमें इंग्लिश में लाइफ दे दी।
नॉर्मली 5 years जो है वो न्यूमेरिक में लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, दैट इज 5 years इज द लाइफ अंटिल 30th June 2009, यानी कि 1 जुलाई 2014 पे अगर आपके पास 9 कह लें 4 कह लें 2014 1 जुलाई पे अगर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, सो इट मींस द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड विल बी एंडिंग ऑन 30th June 2005, 6, 7, 8 एंड 9, तो 5 साल बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन इसकी। When it would be decommissioned, decommission का मतलब होता है that is dismantled, यानी कि after 5 years that is plant will be dismantled or decommissioned, यानी कि decommission कर दिया जाएगा, dismantle कर दिया जाएगा, कब? After 5 years. At 1st of July 2014, the cost of decommissioning the plant were estimated to be 4 million in 5 years time. Now what does it mean? कि आज हमने जब उसको इंस्टॉल किया है तो कह रहा है कि डिसमेंटलिंग जो होगी, डीकमीशनिंग जो होगी, दैट विल बी एस्टिमेटेड एट 4 मिलियन, और ये 4 मिलियन आज नहीं पे करने हैं, इन 5 years टाइम, यानी कि 5 साल के एंड पे आपको 4 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए ये 4 मिलियन कौन सी वैल्यू है? ये 4 मिलियन है, कोई जो बता सके कि ये 4 मिलियन कौन सी वैल्यू है? ये 4 मिलियन कौन सी वैल्यू है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू है? 4 मिलियन इज द डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। मशीन को उखाड़ने की कॉस्ट है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसिड। यस, वेरी गुड राहीन, वेरी गुड, इट्स अ फ्यूचर वैल्यू, इट्स अ फ्यूचर वैल्यू। तो ये जो 4 मिलियन मेरे पास यहाँ पर गिवन है, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। बिल्कुल, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू आपके पास गिवन है। सो अब हमें करना क्या है, याद रखिएगा, मैंने एक बात बार बार समझाई है कि जब भी कोई फ्यूचर की वैल्यू होगी, जब भी कोई फ्यूचर की पेमेंट होगी, हम उसको हमेशा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, बताएं जरा, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, बताएं जरा। जब भी कोई फ्यूचर की अमाउंट होगी, फ्यूचर की पेमेंट होगी, यस, वेरी गुड दानियाल, जब भी कोई फ्यूचर, वेरी गुड अलका, वेरी गुड मुस्कान। सो इट मींस जब भी कोई फ्यूचर की वैल्यू होगी, तो आज हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इट विल बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या करें, एक्सपेरिमेंट considers that the discount rate is 12% is appropriate. Interest rate आपको दे दिया गया। The calculation of a present value and the discount factor 12% for 5 years is 0.567. Now what is that 0.567? ये 0.567 क्या है? ये 0.5 ये डिस्काउंट फैक्टर है। इट्स अ डिस्काउंट फैक्टर। ये डिस्काउंट फैक्टर आपके पास यहाँ पर गिवन है। ये डिस्काउंट फैक्टर आपके पास गिवन है। सर डिस्काउंट फैक्टर का क्या मतलब है? आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर F2 वगैरह के अंदर पढ़ा होगा, एनवीटी के या डिस्काउंट फैक्टर आपके पास यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए होते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर का बेनिफिट क्या है? डिस्काउंट फैक्टर का बेनिफिट ये है कि अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे डिस्काउंट फैक्टर अगर दिया हुआ है, तो मैं फ्यूचर वैल्यू को डायरेक्टली इस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का एक लर्निंग आउटकम तो ये है कि इफ the discount factor is given, so there is no need to apply the formula। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू को इस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो देयर बाय हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो इट मींस अब मुझे फॉर्मूला जो था प्रेजेंट वैल्यू का, दैट इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, 1 प्लस आर की पावर एन। तो अब वो फॉर्मूला मुझे अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रीजन भी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। सो अब हम करेंगे क्या, करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और समअप कर दूं। सर हमने एक एसेट, एक प्लांट आज इंस्टॉल किया है, आफ्टर 5 years टाइम इट विल बी डिसमेंटल। अच्छा, डिसमेंटल करेंगे जब 5 साल बाद, तो उस वक्त 4 मिलियन की कॉस्ट लगेगी, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर भी दिया हुआ है। अगर तो मैं इंटरेस्ट रेट यूज करके भी अगर करता हूं, सो आंसर वुड बी द सेम। याद रखिएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर जो है वो उसने डिस्काउंट फैक्टर प्रोवाइड कर दिया। Now let's see what is the requirement of this question. So the requirement of this question is to calculate the total charge. और याद रहे, चार्ज का मतलब जब भी बात करेगा, इट मींस इट्स टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंस। टोटल चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीकमीशनिंग, यानी कि डिसमेंटलिंग से रिलेटेड जो भी टोटल अमाउंट जो आप पीएनएल में चार्ज करेंगे, वो आपने बताना है फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015। यानी कि अगर मैं आज 1 जुलाई 2014 पे एसेट को इंस्टॉल कर रहा हूं, सो इट मींस कि मुझे यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, यानी कि
30th जून 2015, यानी कि मुझे 30th जून 2015 पे मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर बताना है कि अगर मैं इस साल की पीएनएल ड्राफ्ट कर रहा हूँ, पीएनएल ड्राफ्ट कर रहा हूँ, तो उस पीएनएल के अंदर टोटल अमाउंट कितना है जो मैं चार्ज करूंगा, टोटल अमाउंट कितना है जो कि मैं चार्ज करूंगा। सबसे पहली चीज कि मुझे आज 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू जो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, सो आई एम जस्ट गोना टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 मिलियन। मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैंने फॉर्मूला कर भी दिया अप्लाई, तो मुझे यहाँ पर आंसर सेम मिलेगा, लेकिन मुझे अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.567, सो दिस विल मेक 2.268। हम इसकी कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं, रिक्वायरमेंट भी कर लेंगे, लेकिन हम इसकी कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। सो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर मैं इस प्रेजेंट वैल्यू को रिकॉर्ड करूं, सो है कोई जो मुझे बता सके इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? यस, एनी वन ऑफ यू प्लीज, आप मुझे बताएंगे जरा इस प्रेजेंट वैल्यू की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी? कोई है जो मुझे बता सके? जी, है कोई जो मुझे बता सके कि 2.268 अगर मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहूं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड राहीन, एक्सीलेंट, जबरदस्त, एक्सीलेंट। बिल्कुल ऐसे ही एसेट डेबिट होगा, और प्रेजेंट वैल्यू या प्रोविजन, ज्यादा बेहतर वर्ड है कि हम प्रोविजन को यूज करें क्योंकि इट्स अ लायबिलिटी। सो एसेट विल बी डेबिटेड, मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी डेबिटेड, यानी कि इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, दैट वुड बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी डेबिटेड, एंड provision for provision for dismantling cost will be credited. Provision for dismantling cost will be credited, and this entry will be made with the amount of 2.268 million। 2.268 million से ये अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड होगी। एंड वी ऑल नो दैट जब मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तो पूरा साल ये लाइबिलिटी अब ड्यू रहेगी, और उस लाइबिलिटी के ऊपर वो चार्ज होगा, वो क्या बताएं जरा, वो क्या चार्ज होगा? वेरी गुड मुस्कान, एक्सीलेंट मरियम, दानियाल। तो ये इंटरेस्ट चार्ज होगा, इट मींस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ, सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2.268 मल्टीप्लाई बाय 12%। कैन एनीवन प्लीज कैलकुलेट एंड लेट मी नो द आंसर फॉर दिस वन? जी, एनीवन प्लीज इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर बता दें। 0.272, ओके, 0.272, 0.272 इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, ये आपकी अनवाइंडिंग कहलाती है। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन आवर क्लासेस कि ये आपके पास कहलाती है अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ये अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कहलाती है, यानी कि हमने इंटरेस्ट को या हमने प्रेजेंट वैल्यू को अनवाइंड कर दिया। अच्छा, इस अनवाइंडिंग की एंट्री कोई मुझे बता सके? यानी कि अगर मैं आज ईयर एंड के ऊपर ये अनवाइंडिंग कर रहा हूं, सो एट 30th जून 2005 व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस वन? इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनने वाली है? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, वेरी गुड राहीन, वेरी गुड मुस्कान, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, interest expense debit, and provision for dismantling cost credit. Very good. It means that impact of unwinding will always be charged to finance cost, and provision for dismantling cost will be credited. It means the liability will increase. So इसका जो आपके पास accounting entry बनेगी 0.272 million से आपके पास ये accounting entry बनेगी। But this is not the end. This is not the end. 30th जून पे मैं एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, and that is related to the depreciation. Why? Because if I have recognized that dismantling causes a property, plant and equipment, so obviously this will be depreciated. This will be depreciated. So depreciation expense will be debited, and accumulated depreciation will be credited, and the value of property, plant and equipment is 2.268, and it will be depreciated over a period of
5 years. Over a period of 5 years. Can anyone please calculate? Can anyone please calculate the amount of depreciation? 0.4536. 0.4536. Please rectify this. Please acknowledge me that if this answer is correct or not. चलें गुड. अच्छा, एक चीज के अंदर जो मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा, जो इसके अंदर हम सीख सकते हैं. एक तो हमने देख लिया कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू की रिकॉर्ड की एंट्री, फिर इसके बाद हमने जो है वो अनवाइंडिंग की एंट्री को रिकॉर्ड किया, फिर इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर लिया. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एसेट जो हमने परचेज किया था, दिस वॉज नॉट परचेज ऑन 1st of July. हमने 1st of July पे परचेज नहीं किया. हमने 1st of July पे परचेज नहीं किया. लेट्स से अगर हमने ये परचेज किया होता ड्यूरिंग द ईयर या मिड ऑफ द ईयर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1st जुलाई की जगह यहाँ पर अगर लिखा होता 1st जनवरी 2015, 1st जनवरी 2015 और अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है 30th जून 2015, तो इसका मतलब क्या होता? चले आप लोग बताएं, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता? अगर यहाँ पे लिखा होता कि हमने एसेट परचेज किया है ऑन 1st of January 2015 इंस्टेड ऑफ 1st जुलाई, हम डेप्रिसिएशन, वेरी गुड राहीम, हम डेप्रिसिएशन को मंथली बेसिस के ऊपर, वेरी गुड दानियाल, 6 मंथ्स के ऊपर प्रोपोर्शनेट करते हैं. एनीथिंग एल्स? और कोई इसके अलावा और कोई इफेक्ट चेंज आता, और कोई चेंज आता हमारे सॉल्यूशन के ऊपर? और कोई चेंज आता? सोचिए, जरा सोचिए क्या और कोई चेंज आता हमारे सॉल्यूशन के ऊपर? जरा सोचिए, दिमाग चलाइए. आई एक्सेप्ट दिस वन. हम डेप्रिसिएशन को 6 मंथ्स के ऊपर मंथली बेसिस के प्रोपोर्शनेट कर देते हैं. और कोई चेंज आता? प्लीज बताएं जरा. मैं सवाल फिर रिपीट कर देता हूं. अगर ये एसेट हमने 1st जुलाई को परचेज ना किया होता, ये हमने परचेज किया होता 1st ऑफ जनवरी 2015, 1st ऑफ जनवरी 2015 पे अगर हमने परचेज किया होता, तो अब मुझे बताएं कि अगर मैं 1st जनवरी 2015 पे अगर मैं परचेज कर रहा होता, इस एसेट को मैंने 1st जनवरी 2015 पे अगर परचेज किया होता और आज 30th जून पे मेरा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो क्या मुझे और कोई चेंज लाना पड़ता? जो मैंने अभी सॉल्यूशन किया है उसके अंदर क्या और कोई चेंज आता? वेरी गुड अलका. हम इंटरेस्ट को भी प्रोपोर्शनेट करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि ये इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो परसेंटेज होता है, ये बाय डिफॉल्ट एनुअली होता है. हमेशा ये बाय डिफॉल्ट एनुअली होता है. हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज जब भी आपको दिया हुआ होगा, ये बाय डिफॉल्ट एनुअल परसेंटेज आपके पास यहाँ पर होगा. दैट विल बी बाय डिफॉल्ट एनुअल आपके पास यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा. इसका मतलब ये कि फिर मुझे इंटरेस्ट को भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ता. खैर अभी मैं करना नहीं है, मैं सिर्फ डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं सो दैट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू. हम यहाँ पर कोई ना कोई लर्निंग आउटकम फैच कर रहे होंगे. तो यहाँ का लर्निंग, इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम क्या था कि अगर आपके पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, उसकी अनवाइंडिंग होगी वो पीएनएल में जाएगी, उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, वो भी पीएनएल में चार्ज हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज डू लेट मी नो. क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा, तो अब अगर हम रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाऊं, तो रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज. सो पहला चार्ज जो फाइनेंस कॉस्ट है, दूसरा चार्ज डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को हम ऐड करके बता देंगे कि टोटल चार्ज कितना है. तो प्लीज कैलकुलेट करके बताएं जरा. 0.272 प्लस 0.4536. 0.7256. Yes. Is it clear to everyone? चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर 3.
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, इफ यू रिमेम्बर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जिसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, कुछ लैंड था, कुछ लैंड था, कुछ बिल्डिंग था, और दोनों को हमने फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आए, एंड देन फिर हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया था, उसका गेन कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 9 भी कर चुके हैं। अच्छा, 10 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ये ट्राई करें जरा, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई करें जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 का डाटा आप लोग रीड करें, और मेरा पहला क्वेश्चन सुने, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये कि ये जो आपके पास 500,000 की अमाउंट गिवन है, ये जो 500,000 की जो अमाउंट गिवन है, ये क्या है? सुकून से पहले क्वेश्चन को रीड करें, तसल्ली से पहले क्वेश्चन को रीड करें, एंड देन फिर मुझे जरा बताएं कि ये 500,000 की अमाउंट क्या है। फिर इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएंगे कि 500,000 जो वैल्यू गिवन है, ये क्या है, और इसको क्या नाम देंगे, और ये कहाँ पे यूज होगी। मुझे पहले ये बताएं, एंड देन फिर इसके बाद हम आगे चलें। ये जो 500,000 है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। कैसे स्क्रैप वैल्यू है? मैं लास्ट सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ। व्हेन द एयर कंडीशन सिस्टम इज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट, इट इज एस्टिमेटेड दैट the old system will be dismantled and sold for 500,000। यानी कि मैं 5 लाख का बेचूंगा, जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो 500,000 का सेल आउट करूंगा। तो इट मींस ये जो 500,000 है, दैट इज नोन एज व्हाट दी स्क्रैप वैल्यू, that is known as what the scrap value। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें जरा। और याद रखिएगा, रिक्वायरमेंट के अंदर, मुझे नहीं पता आपने क्वेश्चन पूरा रीड किया है नहीं किया, लेकिन रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। याद रखिएगा, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि लैंड की अमाउंट बताएं, वही नहीं कह रहा बिल्डिंग की बताएं, वही नहीं कह रहा एयर कंडीशन की बताएं, वो कह रहा ऑफिस बिल्डिंग की बताएं। और ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ये तीनों चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ये तीनों चीजें यहाँ पर आ रही हैं। इसका मतलब इन तीनों के ऊपर वर्किंग करके आपने नेट अमाउंट बतानी है। प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि लैंड की वैल्यू बताएं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बताएं, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बताएं। वो कह रहा है पूरी ऑफिस बिल्डिंग की आपने जो है वो नेट बुक वैल्यू बतानी है। पूरी आपने ऑफिस बिल्डिंग की यहाँ पर बुक वैल्यू बतानी है। कब? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एट 31 मार्च 2015। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है, सर आपको कैसे पता चला बुक वैल्यू बतानी है? तो याद रखिएगा, नॉर्मली हम एसेट को जो बैलेंस शीट में शो करते हैं, वो बुक वैल्यू पे कर रहे होते हैं। तो इट मींस अगर वो बैलेंस शीट का पूछ रहा है, तो इट मींस कि आपने जो है वो बुक वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। जी प्लीज कैलकुलेट करके जल्दी से बताएं जरा।
जी जनाब, कैलकुलेट किया किसी ने ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू? 9800 ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू। भाई आपको तीनों की कैलकुलेट करनी है दानियल साहब। इसमें लैंड, बिल्डिंग और एयर कंडीशनिंग का नेट अमाउंट मुझे बताओ कि नेट कितनी आपके पास वैल्यू होगी। 15625। ओके गुड। एनीवन एल्स प्लीज? गुड। वेरी गुड। 15625। अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा तो लैंड 2000 पे ही रहेगी आपके पास। अच्छा इसी तरीके से बिल्डिंग, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, और एयर कंडीशन को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर, अगर मैं 1 अक्टूबर को परचेज कर रहा हूँ, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सो इट मीन्स के 10,000 आपके पास कॉस्ट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर की, डिवाइडेड बाय 25। एनुअल डेप्रिसिएशन बता दे जरा कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 25। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 10,000 डिवाइडेड बाय 25, 400, और multiply by 6 divided by 12, so this will make 200। तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पर 200 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस होगा। सो अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9800। अच्छा एयर कंडीशनिंग के साथ भी ऐसा ही है, 4000, लेकिन जिसकी लाइफ है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इसकी लाइफ यहाँ पर गिवन है, विच मीन्स के एनुअल आपके पास जो आ रहा है दैट इज 400, और मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 12, so this will make 200 again, और 200 यहाँ से भी माइनस आपके पास हो जाएंगे, तो ये आपके पास 3800। टोटल के लिए जरा कितना आ रहा है? अरे हाँ, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, माय बैड, माय बैड, सॉरी 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 सॉरी। एयर कंडीशन की स्क्रैप वैल्यू की मैंने, सॉरी। बिल्डिंग की नहीं है, लेकिन एयर कंडीशन की स्क्रैप वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है 500,000। सो 4000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10। एनुअल डेप्रिसिएशन बता दें कितना आ रहा है? 350, और 350 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 175, 175। So 175 will be deducted, और नेट अमाउंट कितनी आ रही है? 4000 माइनस 175, 4000 माइनस 175, 3825। टोटल करें, 15625, 15625 is the correct answer। अच्छा ये क्वेश्चन 11 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहलाता है ओटी केस। ये आपके पास कहलाता है ओटी केस। ये सेक्शन बी के अंदर ओटी केसेस आते हैं। अब ओटी केस का फॉर्मेट कैसे होगा? आपके पास एक पूरी सिचुएशन दी हुई होगी, यानी कि एज ऑफ लाइक, अगर आप सामने देखें तो आपके पास बिल्कुल एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। ये पूरा आपके पास सिनेरियो बनाया हुआ है, ये पूरा आपके पास केस दिया हुआ है। अब इस केस से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे 5 एमसीक्यूज या 5 क्वेश्चंस पूछेगा जो कि आपने आंसर करने होंगे, और वो 5 क्वेश्चंस जो होंगे, एवरी क्वेश्चन विल हैव इंडिपेंडेंट मार्क्स। हर क्वेश्चन के अपने इंडिपेंडेंट मार्क्स होंगे, यानी कि उसका दूसरे क्वेश्चन से लिंक नहीं होगा। लिंक का मतलब ये है कि अगर आपने एक रिक्वायरमेंट गलत आंसर कर दी और दूसरी रिक्वायरमेंट सही आंसर की है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द मार्क्स
फॉर दोज दैट यू हैव मेड इट करेक्ट। तो वो आपके पास यहाँ पर उसके मार्क्स आपको लाजिम मिलेंगे। राहीन, अगर मैं बात करूं तो ओटी केसेस की बात मैं अगर करूं या मैं आपको कंबाइन बताऊं तो सेक्शन ए एंड बी, यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपके पास ओटी क्यू आ रहे होंगे और इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर आपके पास आते हैं ओटी केसेस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस। मेरी अपनी प्रेडिक्शन या मेरी अपनी जो है वो एक समझ लें कि मेंटालिटी है कि इन दोनों को मिला के आपने अप्रोक्सीमेटली 1 hour and 15 minutes के अंदर ये कंप्लीट करना है। यानी कि 1 hour and 15 minutes या मैक्सिमम अगर हो गया तो 20 या 25 मिनट्स के अंदर आपने इन दोनों सेक्शंस को कंप्लीट करना है। एंड इट्स अ डूएबल टास्क, इट्स अ डूएबल टास्क, कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यानी कि ऑन एन एवरेज एक पूरा ओटी केस जो है वो आपने तकरीबन 10 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है, या आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी ओटी केस होता है ना, तो उस ओटी केस के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 में से 1 या 2 क्वेश्चंस बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं इजी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आपके पास होते हैं, जिसको आप विद इन अ सेकंड जो है आप मार्क कर सकते हैं, यानी कि आप इसको करेक्टली आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दैट ओटी केस। यानी कि ओटी केस हमारे पास क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस क्या है, इसका डाटा हम रीड करते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एग्जामिनर ने हमसे पूछी हैं। ओके, flight line is an airline which treats the aircraft as a complex non-current asset. We all know that कि complex asset नाम की चीज होती है। complex asset किसको कहते हैं? कि asset which is made up of different components and each component will have a separate life and separate method. तो यहाँ पर आपके पास एक complex asset मौजूद है and accounted for under the historical cost model, यानी कि हम उसको cost model पे अभी फिलहाल कैरी कर रहे हैं। तो cost and the other details of an aircraft are, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स एसिड यानी कि पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1, सबसे पहले कह रहा है इंटीरियर केबिन फिटिंग एक एसिड है दैट वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, कॉस्ट उसकी $25,000 एंड द लाइफ इज 5 years. The other one is the engine and it was installed on the same date with the cost of $9,000 and the life is 36,000 flying hours, which means कि it will be recognized as separate asset। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ और इसके मेथड डिफरेंट है, तो हम उन पार्ट्स को भी अलग तरीके से यानी कि सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। Okay. फिर इसके बाद कह रहे हैं इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, याद रहे परचेज किया था हमने 2015 में, आज हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2019, यानी कि 2016 में पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ होगा 31 मार्च 17, 18 एंड 19, यानी कि 4 साल बाद द एयरक्राफ्ट, अच्छा इन द ईयर एंडेड यानी कि इस साल द एयरक्राफ्ट फ्लू फॉर 1200 आवर्स, यानी कि 1200 घंटे एयरक्राफ्ट ने ट्रेवल किया इस साल 2019 में for these 6 months to 30th September 2008। लेकिन कह रहे हैं जो 1200 घंटे ट्रेवल किया एयरक्राफ्ट ने, ये 6 महीने का ट्रेवल है, ये 6 महीने के आवर्स आपके पास दे रहा है और ये 6 महीने के आवर्स कहां पे खत्म हो रहे हैं? 30th September 2008। जबकि मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड हो रहा है कब? मेरा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है कब? आई थिंक इट्स एंडिंग ऑन 31st मार्च। जी, मेरा अकाउंटिंग पीरियड 31st मार्च को एंड हो रहा है इन द ईयर एंडेड 31st मार्च को। लेकिन कह रहा है कि ये जो आपके फ्लाइंग आवर्स दिए हुए हैं ये 30th सितंबर 2018 तक के आपके पास यहाँ पर जो है वो फ्लाइंग आवर्स दिए गए 6 मंथ्स के। खैर आगे चलते हैं जरा। ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द एयरक्राफ्ट सफर्ड अ बर्ड स्ट्राइक। कोई है जो टकरा गया है? कोई है जो टकरा गया है? कोई है जो आपके पास यहाँ पर आपसे टकरा चुका है? और वो कौन है? वो और कोई नहीं, सिर्फ एक परिंदा है। एक परिंदा है जो आपसे टकरा गया, बर्ड स्ट्राइक। नॉर्मली एयरक्राफ्ट के साथ ऐसे ही होता है कि आपके पास नॉर्मली एयरक्राफ्ट के कई सारे एक्सीडेंट्स जो बर्ड स्ट्राइक की वजह से होते हैं। तो बर्ड स्ट्राइक which damage the engine beyond the repair, यानी कि ऐसा डैमेज हुआ, कोई आपसे टकराया और आप ऐसे डैमेज हुए, ऐसे बिल्कुल डैमेज हो गए कि अब आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुकी हैं। दिस वाज रिप्लेस्ड
by a new engine. This was replaced by a new engine with a life, और उस नए इंजन की जो लाइफ थी that was 36,000 hours, और उस नए इंजन की जो कॉस्ट थी that was 10.8 million, $10,800 उस नए एसेट की कॉस्ट थी जिसकी लाइफ 36,000 आवर्स थी। तो कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है दैट इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। सर करना क्या है तो मुझे भी नहीं पता। इस केस से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे 2-5 क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन पहली चीज के मेरे पास डाटा समझ में आ जाएगा, डाटा में हो क्या रहा है। 1 अप्रैल 2015 पे हमने कभी कोई एयरक्राफ्ट परचेज किया था, यानी कि उसकी केबिन फिटिंग और इंजन परचेज किया था। उसकी कॉस्ट मुझे दे दी गई है, लाइफ दोनों की डिफरेंट है, एक की आवर्स में एक की ईयर्स में है। फिर इसके बाद कह रहा है कि आपके इस साल जब हम बात करें 31 मार्च 2019 पे हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, लेकिन इस साल ड्यूरिंग द ईयर हमने यहाँ पर एक आपके पास डेप्रिसिएशन, यानी कि आपके पास एयरक्राफ्ट को हमने उड़ते हुए देखा 1200 घंटे, और ये 6 महीनों के आपके पास आवर्स हैं। ये 6 महीनों के आवर्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। That is on 30th of September. That is still 30th of September. क्यों 30th September तक क्यों है? 1st October पे देखो ना क्या हुआ है। On the very next day, the aircraft suffered a bird strike accident. यानी कि आपका एयरक्राफ्ट अब डैमेज हो चुका है, and this was replaced, और आपने उसको रिप्लेस कर दिया है with a new engine, और नए इंजन की जो कॉस्ट थी that was 10,800, और उसकी जो लाइफ थी that was 36,000 hours. Now, what is the requirement? What is the depreciation to be charged in respect of the engine for the 6 months period to 1st October? यानी कि ये बताएं कि आपके एसेट का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा फॉर द फर्स्ट 6 months। जी प्लीज मुझे बताएगा जरा कोई, इंजन का डेप्रिसिएशन सिर्फ कैलकुलेट करना है, जल्दी से शाबाश कैलकुलेट करके बताएं जरा, इंजन का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। अच्छा, मुझे इंजन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और फॉर 6 मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास इंजन की कॉस्ट गिवन है दैट इज $9,000, और $9,000 डिवाइडेड बाय लाइफ दे रहा है $36,000। काइंडली मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 0.25। ये 0.25 क्या है? इट्स अ डेप्रिसिएशन ऑफ पर आवर। 0.25 डेप्रिसिएशन फॉर पर आवर, और हमने 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में टोटल फ्लाइंग आवर्स कितने किए हैं? दैट इज 1200। तो मल्टीप्लाई बाय 1200 हम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1200, सो दिस विल मेक 300,000। इट मींस कि 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 300 आएगा। अच्छा, एक और चीज के अंदर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास 3 जीरोस ऑलरेडी गिवन है। अब मैं 3 लाख पूरी फिगर पूरी वैल्यू टाइप नहीं करूंगा। अगर 3 जीरोस ऑलरेडी गिवन है तो अब मैं 300 आंसर लिख दूंगा, सो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर करेक्ट मार्क हो जाएगा। अगर मैंने पूरी वैल्यू टाइप कर दी 3 लाख, so this will be considered as a wrong answer। प्लीज याद रखिएगा, अगर 3 जीरोस ऑलरेडी गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 300 टाइप कर दूंगा। अच्छा, और अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा होता फॉर एग्जाम्पल डैश और आगे लिखा होता मिलियन, तो मैं इसको मिलियन में कन्वर्ट करता, और मैं फिर यहाँ पर जो है वो कंसिडर करता 0.3 लिखता है। फिर आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अगर मिलियन लिखा हुआ होता तो फिर मैं 0.3 यहाँ पर टाइप करता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है इसी केस से रिलेटेड है। हमने केस पूरा रीड कर लिया, लेकिन अब हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को कर रहे हैं। Which of the following explains the correct accounting treatment for the engine? यानी कि इंजन का, और इंजन में हुआ क्या था इंजन में हुआ ये था कि आपके पास यहाँ पर जो इंजन है वो 6 महीने आपके पास 6 महीने चला है, और 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर 2018 पे कोई आया और आपसे टकरा गया, और वो कोई नहीं था, वो एक परिंदा था, और उसने आपके साथ एक्सीडेंट किया, और एक्सीडेंट की वजह से आपका इंजन बियॉन्ड रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर का मतलब बिल्कुल स्क्रैप हो चुका है, कोई औकात नहीं है उसकी, अब कोई वैल्यू नहीं रही उसकी, बियॉन्ड रिपेयर यानी खत्म हो चुका है। एंड दिस वाज रिप्लेस, हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद, और रिप्लेस किया नए इंजन से,
और उस नए इंजन की जो लाइफ है 36,000 आवर्स थी, और उसकी जो वैल्यू थी दैट इज द परचेज प्राइस इज 10.8 मिलियन। अच्छा, अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इंजन। चार ट्रीटमेंट दी हुई है जिसमें बताना है कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। अच्छा, पहली ट्रीटमेंट पढ़ते जरा। राइट ऑफ द डैमेज इंजन, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। पुराना इंजन खराब हो गया, आप राइट ऑफ कर दें, डिस्कार्ड कर दें, डिस्पोज कर दें, फेंकें उसको, कचरा हो गया वो। कैपिटलाइज द न्यू इंजन, परफेक्ट, बिल्कुल पप्पू बात की है दादा, बिल्कुल करेक्ट बात बता रहा है कि पुराना इंजन राइट ऑफ कर दें, दूसरा नया इंजन कैपिटलाइज कर दें। एंड आगे क्या कह रहा है, डेप्रिशिएट ओवर इट्स ओवर 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 क्या ये ट्रीटमेंट सही बता रहा है, मुझे बताएं जरा। यहां तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, ये दोनों पैराफ्रेज जो ये फ्रेजेस थे ये बिल्कुल परफेक्ट थे। मुझे बताएं क्या ये सही कह रहा है कि अब उस नए इंजन को आप डेप्रिशिएट करें ओवर द लाइफ ऑफ 24 आवर्स और 24,000 आवर्स? नहीं। वेरी गुड। कितने पे डेप्रिशिएट होना चाहिए? बाय द वे क्या ब्लंडर मार रहा है, कितने पे डेप्रिशिएट होना चाहिए, बताएं जरा, बताएं जरा, कितने पे डेप्रिशिएट करना चाहिए? 3600? नो, हाँ एक जीरो मिस हो गया, स्लिप ऑफ जीरो हो गया। वेरी गुड, 36,000 आवर्स पे भाई नए एसिड की जो लाइफ है वो 36,000 आवर्स है, सो इट मींस इट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड ओवर द लाइफ ऑफ 36 आवर्स, 36,000 आवर्स। चलें, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गयो, पहला ऑप्शन तो गयो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं जरा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ट्रीट दी 10.8 मिलियन एज अ रिपेयर टू डैमेज। माय गॉड, माय गॉड, मुझे बताएं क्या मुझे आगे और रीड करने की जरूरत है? क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है? क्या ये ट्रीटमेंट सही लग रही है? लाइफ में इंक्रीज की बात ही नहीं है ना राहीम, लाइफ में इंक्रीज की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पुराना एसिड खत्म हो गया, वो बियॉन्ड रिपेयर खत्म हो चुका, हमने नया एसिड खरीदा है, तो अब नए एसिड की बात करेंगे, लाइफ क्यों बढ़ेगी? हमने उसके अंदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया, लिखा हुआ है इसके अंदर इट वाज रिप्लेस्ड विद अ न्यू इंजन। हमने नया इंजन खरीदा, हमने उस पुराने इंजन जो जिससे वो टकरा गया था, कौन टकरा गया था? परिंदा, जिससे परिंदा टकरा गया था, हमने उसको रिपेयर करा ही नहीं, हमने उसके ऊपर खर्चा किया ही नहीं। क्योंकि जब कोई किसी से टकरा जाए और उसकी हालत खराब हो जाए, यानी कि वो इंजन बिल्कुल ही नाकारा हो जाए, उस पर खर्चा करने का फायदा ही नहीं है, उसने नया इंजन खरीद लिया। अच्छा, मुझे बताया दूसरे ट्रीटमेंट, ये जो दूसरा ऑप्शन दे रहा है, क्या ये सही ट्रीटमेंट बता रहा है कि 10.8 मिलियन को आप रिपेयर ट्रीट कर लें? भाई बकायदा कह रहा है कि नया इंजन खरीदा है, वो कह रहा है नहीं, 10.8 मिलियन का जो नया इंजन खरीदा है ना उसको रिपेयर एक्सपेंस ट्रीट कर लो। अबे क्यों कर लूं, इडियट। अच्छा, थर्ड, अभी थर्ड पता नहीं कहां से लिखा है, एग्जामिनर किस पॉइंट से उसने लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ लेते, बड़े दिल से लिखा है उसने, बड़े दिल, उसको मिला नहीं, उसने बोला तीन ऑप्शंस कभी होते नहीं है, चार देने होते हमेशा मुझे, तो उसने तीसरा किसी भी तरीके से घुसेड़ दिया। कह रहे कैपिटलाइज 6 मिलियन, मुझे नहीं पता 6 मिलियन कहां से आया। 6 मिलियन टू रिप्लेस द डैमेज इंजन, एक्सपेंस दी अदर 4.8 मिलियन। क्या ये ऑप्शन कहीं से वैलिड लग रहा है? क्या कोई लिंक बन रहा है इसका? चले, राइट ऑफ, राइट ऑफ कर दो, डिलीट कर दो। डैमेज इंजन, क्या ये सही है? बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट गई यहां तक, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट गई। कैपिटलाइज द न्यू इंजन, बिल्कुल सही कह रहा है। एंड डेप्रिशिएट ओवर 36,000 आवर्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जवाब देखें कि पैराग्राफ उसने दिया, बड़ा चौड़ा पैराग्राफ दिया, सारी डिटेल्स दी, लेकिन अब तक हमने दो क्वेश्चंस के, दोनों क्वेश्चंस के अंदर कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं पूछी उसने, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस उसने पूछे, शायद उसके लिए इतने बड़े पैराग्राफ की जरूरत भी नहीं थी। पहले के अंदर उसने मुझसे इंजन के 6 महीने का डेप्रिसिएशन पूछा, दूसरा बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था कि अगर उसके अंदर कोई हमने इंजन रिप्लेस किया है तो हाउ इट शुड बी ट्रीटेड। अच्छा, 223 क्वेश्चन उससे भी ज्यादा जनरल है थोड़ा सा। कह रहा है अविंग वॉज ऑल्सो डैमेज, कह रहा है जब परिंदा टकराया तो पर भी टूटे, परिंदे के नहीं, प्लेन के। कह रहे हैं विंग वॉज ऑल्सो डैमेज बट वॉज रिपेयर्ड, याद रखिएगा ये वर्ड यूज किया गया है, रिपेयर्ड।
वर्ड यूज किया गया रिपेयर्ड, और जब रिपेयर का वर्ड यूज कर रहा है सो इट शोज कि आपने यहां पर उस एसेट को रिपेयर किया है, विंग्स को रिपेयर किया है। At a cost of 3 million, very good Rahim, at a cost of $3 million, the accident also caused cosmetic damage का मतलब खरोच लग गई, ऐसा ही ना, जब टकराया तो उसके थोड़ा सा खरोच लग गए, कॉस्मेटिक रंग उसका थोड़ा सा फेड हो गया, स्क्रैचेस लग गए उसके अंदर। ये खवातीन वाला कॉस्मेटिक नहीं है। आप इसके अंदर कॉस्मेटिक, ओह माय गॉड, मेकअप करेंगे, पफ लगाएंगे, नहीं नहीं पफ नहीं लगाएंगे। कॉस्मेटिक डैमेज का मतलब ये कि उसकी थोड़े से हुस्न जमाल के अंदर थोड़ी सी कमी आ गई, स्क्रैचेस लग गए, पता नहीं कैसा परिंदा था, अल्लाह माफ करे। खैर, एग्जामिनर को माहौल बनाना था, उसने माहौल बना दिया थोड़ा सा कि परिंदा टकराया और टकराने के बाद फिर डैमेज भी हुआ और फिर खरोच भी लगी, पता नहीं क्या था, परिंदा था क्या जानवर था क्या था, समझ में नहीं आ रहा। बैल वैल तो नहीं था आसमानों पे, चलो खैर। तो कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक डैमेज हुआ टू द एक्सटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट विच रिक्वायर्ड रीपेंटिंग, और रीपेंटिंग का खर्चा हुआ $2 million, $20 लाख की रीपेंटिंग की, पता नहीं क्या चेपियां लगाई होंगी, अल्लाह माफ करे। खैर मुश्किल काम होगा ना, हवा में पेंट कर रहा होगा, इस वजह से ज्यादा खर्चा लग गया। अब बताएं हुआ क्या कि दो चीजें, एक तो ये कि पर टूट गए तो उस पर को रिपेयर कराया, दूसरा आपके पास स्क्रैचेस वगैरह लग गए तो उस कॉस्मेटिक डैमेज को सही करने के लिए रीपेंटिंग करा दी $2 million की। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द 3 million रिपेयर कॉस्ट एंड द 2 million रीपेंटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। मुझे बताएं 3 million का जो रिपेयर हुआ है ऑफ द विंग, ये कहां पे जाएगा, कैपिटलाइज होगा या एक्सपेंस आउट होगा? जी खवातीन और हजरात, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। अच्छा चले, हाँ तो जब बता ही रहे जोश में है तो ये भी बता दें कि 2 million रीपेंटिंग का खर्चा कहां जाएगा, बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। वेरी गुड, याद रखिएगा रीपेंटिंग कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, कितना ही एक्सपेंसिव आप करवा लें, रीपेंटिंग विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन नंबर 224 आपके पास यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 224 हमारे पास यहां पर मौजूद है। कह रहे एज द एयरक्राफ्ट वाज आउट ऑफ सर्विस फॉर सम वीक, जाहिर सी बात है हादसा हुआ है, इंसान को सॉरी एयरक्राफ्ट को सदमे से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंसान को थोड़ा सा सदमे से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, तो कुछ अरसे के लिए उसने गैप लिया, ड्यू टू एक्सीडेंट हादसा हुआ था। फ्लाइट लाइन टुक द अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड इट्स कैबिन फैसिलिटीज। कह रहे हैं कि इनके पास देखो कैबिन भी होते हैं, कैबिन भी होते हैं, कहाँ का कैबिन, ये रहे केबिन। इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, लिफ्ट ही नहीं करा रहा उसको। अब आया केबिन, कब से इंजन इंजन इंजन, फिर बीच में पर, अब आया केबिन के ऊपर। कह रहा है कि केबिन आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने सोचा जब ग्राउंड पे मौजूद ही है एयरक्राफ्ट तो एक काम करते हैं, इसको हम अपग्रेड करवा लेते हैं। याद रहे ये वर्ड अपग्रेड इटसेल्फ बता रहा है कि आपके एसेट में वो आ रहा है, वो आ रहा है, कौन आ रहा है, करण अर्जुन। अपग्रेड का मतलब आपके एसिड में वो आ रहा है, वो आ रहा है, कौन आ रहा है, बोलो बोलो, करण अर्जुन। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चेंज, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा आगे चलते जरा, अपग्रेड इट्स कैबिन फैसिलिटीज एट अ कॉस्ट ऑफ 4.5 मिलियन। एक बात तो पता चल गई कि अगर ये 4.5 मिलियन मेरे एसेट में वो लेकर आ रहा है, वो क्या, इंप्रूवमेंट, तो उसका मतलब ये वो वाला एक्सपेंडिचर है, कौन सा वाला एक्सपेंडिचर है, बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। वेरी गुड, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। इट मींस ये वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है जो कैपिटलाइज होगा। अच्छा चलो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मान लिया, मान लिया, मान लिया, लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में भी तो दो थे, एक था ओवरऑलिंग और एक था अदर ओवरऑलिंग। वेरी गुड राहीन, एक्सीलेंट। ये इररेगुलर वाला है। ओ भाई हादसा कोई लिखा हुआ थोड़ी, कैलकुलेशन थोड़ी है हर 2 महीने बाद परिंदा टकराएगा, अबे क्या कर रहा है, हर 1 साल बाद इंशाल्लाह परिंदा टकराएगा, आप देख लीजिएगा, अबे कोई कैलकुलेशन थोड़ी है। यस इट्स अनदर वन, ये इररेगुलर वाला है। और इररेगुलर वाले की ट्रीटमेंट क्या बताई थी मैंने कि इररेगुलर
अगर इरेगुलर आपके पास सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। जी हाँ बिल्कुल। कैसे कैपिटलाइज करेंगे, इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट। वेरी गुड राहीन, वेरी गुड। हम उसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट, वेरी गुड। बुक वैल्यू का मतलब अपडेटेड कॉस्ट की बात कर रही हैं, यानी कि हम उसकी बुक वैल्यू के अंदर उसको ऐड कर देंगे। एंड देन वेरी गुड, इट शुड बी डेप्रिशिएटेड, इट शुड बी डेप्रिशिएटेड। कंप्लीट करो मेरा जुमला, मेरा सेंटेंस कंप्लीट करो। इट शुड बी डेप्रिशिएटेड, आगे बोलो, आगे बोलो। फिर हम उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, ऐड तो कर देंगे, फिर हम उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। एंड इट शुड बी डेप्रिशिएटेड, आगे बोलो, आगे बोलो। Very good, Raheen. Very good, Daniel. It should be depreciated over its remaining useful life. हम उसको फिर रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। चले गुड, हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा लेकिन क्या कह रहा है, दिस डिड नॉट इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि लाइफ अपग्रेड नहीं हुई। हाँ रिमेनिंग लाइफ हो जाएगी लेकिन अपग्रेड नहीं हुई। कोई ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर इंजन जो है वो आपके, सॉरी, हमने कैबिन फैसिलिटीज को अपग्रेड किया हो तो लाइफ बढ़ गई हो, नहीं। ओवरऑल एयरक्राफ्ट की लाइफ नहीं बढ़ी, हाँ, लेकिन बट इम्प्रूव्ड। और क्लेरिफाई कर रहा है, दी फैसिलिटीज इनेबल्ड फ्लाइट लाइन टू सब्सटेंशियली इंक्रीज द फेयर, यानी कि जरूर इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है लेकिन लाइफ नहीं बढ़ी। खैर हमें जरूरत नहीं है, इंप्रूवमेंट के चार अलामत हैं। लाइफ बढ़ जाए नहीं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कैपेसिटी। यहाँ पे कह रहा है कि यार हमारी एफिशिएंसी यानी कि इंप्रूवमेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बात अब 110% कंफर्म हो गई। सर करना क्या है, कुछ नहीं, आपने कैरिंग अमाउंट बतानी है फिटिंग्स की एट 31 मार्च 2019, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। मैं अगर केबिन फिटिंग का डाटा देखो तो केबिन फिटिंग की मुझे 1 अप्रैल 2015 पे $25,000 कॉस्ट दी हुई है और 5 इयर्स की एस्टिमेटेड लाइफ ऑलरेडी दी हुई है। इसके अलावा केबिन फिटिंग से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अबे जाना यार। अच्छा भाई।
ओके, मुझे क्लियर कर दीजिएगा, मेरी वॉइस वीडियो स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर है? अच्छा है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे करना क्या, अपग्रेड कर दिया 4.5 मिलियन के ऊपर। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर केबिन फिटिंग की कैरिंग अमाउंट को कैलकुलेट करना है। रिमेंबर, केबिन फिटिंग वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। $25,000 का हमने इसको परचेज किया था। सो द कॉस्ट वाज $25,000 और इसको हमने परचेज किया था 5 इयर्स की लाइफ के ऊपर और इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। सो इट मींस 5 इयर्स इज द लाइफ। 5 years is the life, 5 years इसकी लाइफ है। अच्छा, बाय द वे, हमें कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है आज 31 मार्च 2019 पे। लेकिन एक बात इसके अंदर जो आपने कंसिडर करनी है कि हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया है कब, ऑन 1 अप्रैल पे। अगर आप देखें तो हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया है कब, सॉरी 1 अक्टूबर पे। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने 1 अक्टूबर पे ही यानी कि आपने इंप्रूवमेंट की है। विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर देखो तो डेप्रिसिएशन बिफोर दी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि मुझे कॉस्ट अपडेटेड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो 1 अप्रैल 2015 से लेके 2016 यानी कि 31 मार्च 2016, और फिर इसके बाद एक्सीडेंट जो हुआ है वो, अच्छा, फिर 31 मार्च 2017, 2 साल। फिर इसके बाद आपके पास मार्च के बाद 2017, और फिर इसके बाद 31 मार्च 2018, यानी कि 3 साल। 31 मार्च 2018, अच्छा, मार्च के बाद यानी कि 31 मार्च 2018 के बाद अक्टूबर के अंदर एक्सीडेंट हुआ। अगर मैं इसकी एक टाइमलाइन बनाऊं तो 1 अप्रैल 2015 पे हमने ये परचेज किया था। पहला जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट इज 30 अप्रैल 31 मार्च 2016 पे चार्ज होगा। दूसरा जो चार्ज होगा दैट इज 31 मार्च 2017 पे। थर्ड जो चार्ज होगा दैट इज 31 मार्च 2018 पे। और अगला जो अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा दैट इज 31 मार्च 2019 पे। इसका मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 सालों का डेप्रिसिएशन तो हमने चार्ज किया होगा फुल। लेकिन 31 मार्च 2018 के बाद अगर हम देखें तीसरे साल के बाद ड्यूरिंग द 2019 यानी कि 1 अक्टूबर पे हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है। इट मींस अगर मार्च से ऑनवर्ड काम करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। तो देखा जाए तो 1, 2, 3 और 6 महीने यानी कि 3.5 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 3.5 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इफ यू कैन कैलकुलेट, बताएं जरा कितना आ रहा है। 25,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। 25,000 divided by 5 multiply by 3.5, 17,500 का accumulated depreciation charge होगा। और याद रहे ये 3.5 इयर्स का डेप्रिसिएशन है। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आज अपडेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सो 25,000 माइनस 17,500 प्लस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, और सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने किया 4,500 का। 4,500 तो अपडेटेड कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। अपडेटेड कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं जरा अपडेटेड कॉस्ट कितनी है। अपडेटेड कॉस्ट 12,000। अपडेटेड कॉस्ट इज गोइंग टू बी 12,000। यस, बिल्कुल 12,000 आ गई। अब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ 5 इयर्स थी, 5 में से हमने 3.5 इयर्स यूज कर लिया। रिमेंबर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करना सीखा था। 3.5 इयर्स हमने यूज कर लिया। इट मींस 5 minus 3.5 is equal to 1.5. So 1.5 is the remaining useful life. So 12,000 divided by 1.5,
8000 आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये 8000 का जो डेप्रिसिएशन है ये एनुअल है, आपको रिमेनिंग 6 मंथ्स का चाहिए। सो मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 12, सो दिस विल मेक $4000, दिस विल मेक $4000। सो इट मींस कि इसका जो आपके पास $4000 आपके पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, सर मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए केबिन फिटिंग की। याद रहे केबिन फिटिंग की कॉस्ट आज से 25,000 नहीं बल्कि 12,000 है, और उस 12,000 में से हमने 4,000 अगर इसका इस साल का या 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, सो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द केबिन फिटिंग इज $8,000 या 8 मिलियन। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा, ये कैप्लान की किट के सारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए, कैप्लान की किट के क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से बीपीपी की किट के क्वेश्चंस भी कुछ आ रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं एक ओटी केस है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ उसका, ये ओटी केस आपके पास है ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा। ओटी केस एक है, मैं ये आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा क्योंकि इसमें डाटा बहुत सारा है तो मैं इसको इंटरप्रेट करके दे देता हूँ आपको, और इसका कुछ एक दो क्वेश्चंस की हम रिक्वायरमेंट को डील कर लेते हैं और कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, कह रहा है एलीट लेजर कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दैट ऑपरेट्स इन अ सिंगल क्रूज शिप, यानी कि शिप की बात कर रहा है। द शिप वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 20W6। अब एक चीज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज गौर से सुनिएगा। देखिए एक आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 20W6, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे एक जगह लिखा हुआ है 20X4, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है। याद रखिएगा W पहले आ रहा है X बाद में आ रहा है, ऐसे ही ना, ABCD अगर आप पढ़ें तो W पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको आप जीरो का जो है वो टाइटल दे दें और X को आप 1 दे दें। इसका मतलब अब ये हो जाएगा 2006 और ये हो जाएगा 2014। जी हाँ, ये नहीं है कि 2006 और ये 2004। बच्चा बोल रहा है कि सर ये क्या हो गया, पीछे चले गए, पीछे नहीं गए, ये एक डिकेड का फर्क है ये, यानी कि W मीन्स 0 एंड X मीन्स 1। सो इसका मतलब जब भी, जरूरी नहीं कि आप 0 1 करें, आप 1 और 2 कर दें, कोई इशू नहीं है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर दें 20W6 को आप कंसिडर कर लें 2016, तो W के बाद जब X आएगा तो आप एक डिजिट चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2026, तो दैट इज या 2024 जो भी आपके पास है। सो इट मीन्स कि आपने अल्फाबेट को जो है वो डिजिट से रिप्लेस कर देंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो इट मींस 20W6, अभी हम 2006 इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी कि ये 2000 और क्लियर भी कर रहा है कि 10 इयर्स बिफोर 20X6, यानी कि अगर ये 2016 है तो ये 2006 है। अच्छा, फिर आगे क्या कर रहा है, डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द शिप कंपोनेंट ऑन द बेसिस व्हिच दे आर डेप्रिशिएटेड, यानी कि 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स एसेट, इसमें एक शिप फैब्रिक है, ठीक है, इसके अंदर फिर आपके केबिन्स हैं और फिर इसके अंदर propulsion सिस्टम है। ये 3 चीजें इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है, तीनों की कॉस्ट और तीनों की लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड यहां पर गिवन है। एट 30 सितंबर 2014, सही कह रहा हूं मैं, यानी कि अगर ये 2006 था तो ये 2014 है, यानी कि x मींस 1 एंड w मींस 0। अच्छा, 30 सितंबर 2014 पे नो फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर बीन मेड और इनकर्ड इन द शिप, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है 30 सितंबर 2014 पे। ऑब्वियसली स्टार्ट हो रहा होगा 1 अक्टूबर 2013 पे, कह रहा है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया। आगे क्या कर रहा है, द propulsion सिस्टम, यानी कि इसकी बात कर रहा है, हैज बीन यूज्ड फॉर 30,000 आवर्स एट 30 सितंबर 2014। कह रहा है कि हमने इस सिस्टम को ईयर एंड तक 30,000 घंटे हमने इसको यूज कर लिया है। ड्यू टू द अनरिलायबिलिटी ऑफ द इंजन अ डिसीजन वाज टेकन इन अर्ली अक्टूबर 2014 to replace the whole of the propulsion system at a cost of $140 million। यानी कि हमने करा क्या, हमने यहाँ पर अर्ली अक्टूबर के अंदर 2014 के अंदर हमने डिसाइड किया है कि हम $140 जो propulsion सिस्टम है
एट अ कॉस्ट ऑफ टू रिप्लेस द होल propulsion सिस्टम, हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो पुराना propulsion सिस्टम था ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बात क्लासेस के अंदर कही थी कि जब हम रिप्लेस का वर्ड यूज कर रहे हैं तो रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आपने इसको एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया है। याद रखिएगा, एक्सचेंज नहीं किया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब ये कि अब बिल्कुल ये खत्म हो चुका था, और जब एग्जामिनर आपको कोई एसेट हम रिप्लेस कर रहे हो और उसकी कोई आपको प्रोसीड्स ना दे, एक्सचेंज वैल्यू ना दे, तो हम ये अजम्पशन भी ले सकते हैं कि ये एसेट हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अच्छा, एट अ कॉस्ट ऑफ, और नया जो सिस्टम हमने खरीदा है उसकी $140 million कॉस्ट है। यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू सिस्टम इज 50,000 आवर्स एंड इन द ईयर एंडेड 30th September 2015। ओके, अच्छा हमारा अकाउंटिंग पीरियड आई गेस 30th September। अच्छा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पूछा, ठीक है। और 30th September 2015 यानी कि एक साल बाद की अगर हम बात करें, 30th September 2015 के अंदर कह रहे हैं शिप हैड यूज्ड अ सिस्टम फॉर 5000 आवर्स, यानी कि इस साल आपने उस शिप को या उस propulsion सिस्टम को 5000 घंटे आपने यूज किया है। 5000 आवर्स आपने इसको यूज कर लिया है। आगे चलते हैं, यानी कि पुराना जो सिस्टम था वो 30,000 आवर्स यूज हो चुका था टिल 30th September 2014। फौरन इसके बाद हमने अर्ली अक्टूबर के अंदर हमने नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जो कि 5000 घंटे दूसरे साल में सब्सिक्वेंट ईयर में यूज हो चुका है। एट द सेम टाइम एज द propulsion system replacement, Elite Leisure Company took the opportunity to do a limited upgrade to the facilities of $60 million। याद रहे, अपग्रेड का वर्ड इटसेल्फ बता रहा है, अपग्रेड का वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि हमने इंप्रूवमेंट की है। किसने इंप्रूवमेंट की है? $60 million की हमने इंप्रूवमेंट की है। एंड रीपेंट द शिप फैब्रिक एट अ कॉस्ट ऑफ $20 million। कह रहा है हमने शिप के फैब्रिक को रीपेंट किया है, शिप के फैब्रिक को रीपेंट किया है, यानी कि फैब्रिक के अंदर हमने यहाँ पर जो है वो रीपेंटिंग की है। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि ये जो रीपेंटिंग है, ये जो रीपेंटिंग है, ये जो रीपेंटिंग है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये जो रीपेंटिंग है ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये जो रीपेंटिंग की है ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो $60 million है ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये जो $60 million है ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? वेरी गुड, क्योंकि अपग्रेड कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, आफ्टर द अपग्रेड ऑफ द फैसिलिटीज, आफ्टर द अपग्रेड ऑफ द फैसिलिटीज, यानी कि कैबिन फिटिंग्स वगैरह की बात कर रहा था। अपग्रेड ऑफ द फैसिलिटीज कह रहा है जब हमने ये दोनों काम कर दिया, अपग्रेड भी कर दिया और रीपेंटिंग भी करा दी शिप के फैब्रिक वगैरह को। अच्छा, फिर क्या हुआ इसके बाद? आफ्टर द अपग्रेड ऑफ द फैसिलिटीज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अपग्रेड। यानी कि जो फैसिलिटीज वगैरह थी, जो आपके पास केबिन्स और एंटरटेनमेंट की जो एरिया फिटिंग्स वगैरह थी, अब इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है दैट इज 5 years आफ्टर द अपग्रेड, यानी कि रिमेनिंग लाइफ वो खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, for the purpose of calculating the depreciation, all work on the ship can be assumed that have been taken on 1st October 2014. All residual values are taken as nil, यानी कि हर एसेट की स्क्रैप वैल्यू जो है वो जीरो कंसिडर की जाएगी। सर डेटा बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होकर देखना पड़ेगा। पहली चीज कि मेरे पास तीन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एसेट्स हैं, यानी कि कंपोनेंट्स हैं। मुझे उन तीनों कॉम्प्लेक्स एसेट के बारे में पता है, एक शिप फैब्रिक है, एक एंटरटेनमेंट यानी कि फैसिलिटीज है, और तीसरा propulsion सिस्टम है। मेन पैराग्राफ उसने propulsion सिस्टम का दिया कि 30th सितंबर पे 30,000 घंटे पूरे हो गए थे, हमने इसको रिप्लेस कर दिया यानी कि डिस्कार्ड कर दिया, और नया सिस्टम हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है जिसकी कॉस्ट आपके पास दे रहा है, दैट इज कॉस्ट उसकी दे रहा है 140 मिलियन डॉलर, और उसकी लाइफ दे रहा है दैट इज 50,000 आवर्स, और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड में हमने इसको 5,000 आवर्स हमने यूज कर लिया। सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसने कहा कि रिप्लेसमेंट करने के साथ साथ हमने जो है वो अपनी केबिन फिटिंग्स वगैरह को अपग्रेड भी कर दिया है, और इसी तरीके से हमने कुछ रीपेंटिंग वगैरह की 20 मिलियन की। फिर इसके बाद आपके पास कह रहा है कि इन तमाम एक्टिविटीज के बाद आपकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 5 years हो जाएगी केबिन फिटिंग की, और हमने जो भी अपग्रेड किया वो 1st अक्टूबर पे किया। खैर, हम रिक्वायरमेंट देखते हैं जरा। पहली रिक्वायरमेंट कह रहा है 30th September 2014, यानी कि अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड देखूं
तो 30 सितंबर 2014 इस अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है। लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है। 30 सितंबर 2014 द शिप इज 8 years old। कह रहा है कि जो शिप है ओवरऑल पूरी शिप की बात कर रहा है 8 years old। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शिप एट दैट डेट, यानी कि 30 सितंबर 2014 पे वो पूरी शिप का पूछ रहा है। याद है वो फैब्रिक का नहीं पूछ रहा, केबिन का नहीं पूछ रहा, सिस्टम का नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि ये बताएं कि आपके पास पूरी शिप की क्या कैरिंग अमाउंट होगी, यानी कि आपने सबसे पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है फॉर द इंटायर शिप। करेंगे क्या 30 सितंबर 2014 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन भी है। जो अपग्रेड हुआ है सब अक्टूबर में हुआ है, सितंबर के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे 30 सितंबर 2014 तक करना है। अच्छा यहां पर कह रहे हैं द शिप इज ओल्ड 8 years ओल्ड। 8 years ओल्ड क्या मतलब कि इस शिप को 8 साल हो चुके हैं। कैसे भाई देखिए ना, आपने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2006 पे। अगर मैं पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड करूं तो 30 सितंबर 2007, 2007 8 9 10 11 12 13 एंड 30 सितंबर 2014। सो बिल्कुल सही कैलकुलेशन है उसकी कि 8 इयर्स शिप को हो चुके हैं। इट मींस कि फैब्रिक जो है वो डेप्रिशिएट होगा। कितने साल डेप्रिशिएट होगा फैब्रिक, कितने साल डेप्रिशिएट होगा बताएं जरा जी। फैब्रिक कितने साल डेप्रिशिएट होगा, फैब्रिक को कितने इयर्स पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा जी बताएं जरा। अगर मुझे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है पूरी शिप की तो फैब्रिक को कितने इयर्स पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा बताएं जरा, शाबाश जल्दी से। अगर मुझे पूरी शिप की कैरिंग अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो मुझे बताएं कि फैब्रिक कितने इयर्स पे डेप्रिशिएट होगा, कितने साल डेप्रिशिएट होगा, कितने साल का इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैब्रिक। अगर मुझे फैब्रिक को डेप्रिशिएट करना है, मुझे चाहिए क्या, मुझे तीनों एसेट्स की कैरिंग अमाउंट चाहिए। इन शॉर्ट अगर कैरिंग अमाउंट चाहिए तो विच मींस कि मुझे करना क्या पड़ेगा, फैब्रिक की 25 इयर्स लाइफ है, हमने 8 इयर्स इसको डेप्रिशिएट कर दिया, 8 इयर्स हमने इसको यूज कर लिया। विच मींस आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फैब्रिक का। मैं यहां पर जब कैलकुलेट करूंगा तो फैब्रिक की कॉस्ट मेरे पास यहां पर गिवन है, फैब्रिक की कॉस्ट गिवन है दैट इज $300। अब मैं उसको जब डेप्रिशिएट करूंगा सो 8 इयर्स का मुझे इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 years का depreciation 300 divided by 25 years is the life, 25 years is the life multiply by 8। तो मुझे 8 years का depreciation पता चल जाएगा कि फैब्रिक का 8 years का depreciation कितना है। So let's calculate the depreciation for 8 years। 300 divided by 25 multiply by 8, so this will make 96। So 96 is the accumulated depreciation और जो book value हो जाएगी फैब्रिक की that is 204। 204 मिलियन की आपके पास बुक वैल्यू हो गई। अच्छा फैब्रिक के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज केबिन्स। और केबिन हमने ऑब्वियसली ये भी हमने 8 इयर्स यूज किया है। तो केबिन की जो कॉस्ट है, केबिन की जो कॉस्ट है दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 12। 150 डिवाइडेड बाय 12, 150 इसकी कॉस्ट है। सो 150 डिवाइडेड बाय 12 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 8। सो 150 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8, सो दिस विल मेक 100। तो यहां पर आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगा दैट इज 50। फिर इसके बाद केविन के बाद आपके पास आ रहा है सिस्टम। सिस्टम का अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो सिस्टम की जो कॉस्ट है, सिस्टम की जो कॉस्ट है दैट इज 100, लेकिन इसकी लाइफ ईयर्स में नहीं है, इसकी लाइफ आवर्स में है। सो 100 डिवाइडेड बाय 40,000 आवर्स। और बता दिया गया था कि सिस्टम हमने 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक हमने 30,000 आवर्स यूज किया। ये सिस्टम हैज बीन यूज्ड फॉर 30,000 आवर्स टिल 30 सितंबर 2014, यानी कि हमने 30,000 आवर्स यूज किया है। सो 100 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 30,000, 100 divided by 40,000 multiply by 30,000. So this will make 75. This will make 75. This will make 75. हम
हम डेप्रिसिएशन नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। हंड्रेड माइनस 75, सो इट मीन्स 25 इसकी कैरिंग अमाउंट रह गई। सो इन एग्रीगेट अगर मैं टोटल कैरिंग अमाउंट देखूं पूरे शिप की, सो इट्स 25 plus 50 plus 204, so this will make 279। ये आपके पास पूरे शिप की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, दैट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द होल और द एंटायर शिप व्हिच इज 279। जी, आर यू क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा, फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि आपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या करना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आपने क्या करना है, व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2015। याद रखिएगा 14 का डेप्रिसिएशन नहीं बताना, 14 का डेप्रिसिएशन नहीं बताना आपने, आपने बताना है 2015 के अंदर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जी, कोई मुझे बता सकता है 2015 के अंदर सिस्टम से रिलेटेड कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सिस्टम से रिलेटेड कितना 2015 के अंदर सिस्टम से रिलेटेड कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यानी कि वो 2015 का पूछ रहा है। 2015 में याद रखिएगा हमने नया सिस्टम इंस्टॉल किया था और नए सिस्टम की कॉस्ट कितनी थी। जो नए सिस्टम की कॉस्ट थी दैट वाज 140 मिलियन, ऐसा ही है। और उसकी जो लाइफ थी दैट वाज 50,000 आवर्स, और 2015 के अंदर हमने जो यूज किया है दैट इज 5,000 आवर्स हमने यूज किया है, 5,000 आवर्स हमने यूज किया है। सो इट मींस 140,000 1 लाख 140 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स उसकी लाइफ थी, मल्टीप्लाई बाय हमने 2015 के अंदर 5,000 घंटे जस्ट इसको यूज किया है। सो इट मींस 140 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, सो इट मींस 14 आपके पास मिलियन जो है वो डेप्रिसिएशन होगा फॉर 2015 का। जी बिल्कुल ऐसा ही, गुड। अच्छा, क्वेश्चन 59 की रिक्वायरमेंट है अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन व्हाट इज द चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है ये बताओ कि डेप्रिसिएशन के अलावा पूरे क्वेश्चन जो आपको दिया है इसमें क्या कोई और चीज ऐसी है जो पीएनएल में जाएगी, मुझे बताएं जरा। डेप्रिसिएशन को छोड़ दें, फैब्रिक का, केबिन का, सिस्टम का, ये डेप्रिसिएशन को छोड़ दें। इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अलावा कोई और चीज इस क्वेश्चन के डाटा में आपको नजर आ रही है जो कि पीएनएल के अंदर चार्ज होगी, बताएं जरा। वेरी गुड, एक्सीलेंट राइन, एक्सीलेंट। एनीवन एल्स प्लीज। और एक और चीज है, एक और चीज है जो छुपी हुई है, छुपी हुई मतलब ये कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तो है, वेरी गुड राहीन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है चले बता दे जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है कोई जो बता सके। जी बिल्कुल, रीपेंटिंग का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कितना है वो। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कैच किया आप लोगों ने। इसके अलावा कोई और चीज जो कि पीएनएल में चार्ज होगी, बताएं जरा। कोई और चीज जो आपको नजर आ रही हो। देखिए एक चीज यहाँ पर लिखी हुई थी कि हमने प्रपोजन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपने प्रपोजन सिस्टम को क्या कर दिया है,
रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने का मतलब ये है, यस वेरी गुड राहीम, रिप्लेस करने का मतलब ये है कि आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। इट मींस कि जो आपका प्रपोजल सिस्टम था वो 30 सितंबर पे जो भी उसकी बुक वैल्यू थी आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया। और ये बात हमें पता है कि जब हम डिस्कार्ड करते हैं तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिलती, और अगर कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही तो हमने यहाँ पर एक बार डिसाइड की थी कि जो आपके पास उस एसेट की बीवी होगी वो लॉस के बराबर होगी। एम आई राइट? जी बिल्कुल। यानी कि जब आपने डिस्कार्ड कर दिया तो अब मुझे मालूम ये करना है कि 30 सितंबर पे जब हमने सिस्टम में अपग्रेड किया और जब सिस्टम नया लगाया तो पुराना सिस्टम की बुक वैल्यू कितनी थी, तो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। अभी वो अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। सिस्टम की जो बुक वैल्यू थी एट 30 सितंबर 2004 इट वाज 25 मिलियन। सर ये आपने डिस्कार्ड कर दिया? जी बिल्कुल। कितने पैसे मिले? अरे बाबा डिस्कार्ड में पैसे नहीं मिले मुझे। तो इसका मतलब है जो आपकी बीवी है, जो आपकी बीवी है वो लॉस है। सॉरी आई मीन जो एसेट की बुक वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू लॉस। तो इट मींस ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। तो इट मींस अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अलावा एक तो रीपेंटिंग की अमाउंट जाएगी दैट इज 20 मिलियन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लस जो आपके पास एसेट की बुक वैल्यू दैट इज 25 मिलियन। ये 25 मिलियन जो है ये एज अ लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। सो टोटल अमाउंट जो आपके पास आएगी दैट इज 45 मिलियन, यानी कि 45,000, 45 मिलियन जो है वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जाएगी। क्या मेरी बात सुन में आ रही है? जी यहाँ तो क्लियर है। सो इट मींस 20 मिलियन रीपेंटिंग के और 25 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल के, ये दोनों पीएनएल के अंदर चार्ज होंगे। अच्छा ये हमने कुछ बीबीबी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस केस के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर है, उसको प्लीज आप घर से ट्राई करेंगे। इसके अंदर एक और ओटी केस आ रहा है, ये भी आपने ट्राई करना है। जो कैंसरल आइटम है ये आपने नहीं करने, रीजन भी क्योंकि इसमें कोई और स्टैंडर्ड की टेस्टिंग है, तो वो जब इंशाल्लाह स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो वहां पर इसको हम कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज जो आपके पास पैराग्राफ्स गिवन है, जो आपके पास आइटम्स गिवन है, उसको देखते हुए रीड करते हुए आपने इन रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि प्लीज इस किट के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लें। जो भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं उसको आप लाजमी कंप्लीट कर लें। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी यहाँ तक क्लियर है सबको?